हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेईई एडवांस 2015 पेपर 1, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन 1 इंटीजर करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। सो 41 हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है और पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होंगे इस 0 से 2 पाई वाले इंटरवल में। तो बेसिकली होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमें कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करने होते हैं। उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज़ करके किसी भी तरीके से इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को समथिंग इनटू समथिंग इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना होता है। उसके बाद एक एक करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद जो भी इंटरवल बोला गया है उस इंटरवल में देख लेंगे कितने x एग्जिस्ट करते हैं। तो चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टर्म है हमारे पास 5/4 कॉस स्क्वायर 2x। कॉस स्क्वायर 2x को रहने दिया, क्यों? क्योंकि अगर कॉस स्क्वायर 2x में cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया जाए तो उससे हमारा लाइफ और डिफिकल्ट होगा। उसी के लिए आगे वाले चीज़ों को देखते हैं। cos टू दी पावर 4 प्लस साइन टू दी पावर 4, ये वाला एक्सप्रेशन कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगला वाला एक्सप्रेशन है cos टू दी पावर 6 प्लस साइन टू दी पावर 6, और हमें इसको रिड्यूस करने आता है। तो हम लोग बोलेंगे cos टू दी पावर 4x को लिखो cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, एंड साइन टू दी पावर 4x को लिखो साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, प्लस cos टू दी पावर 6x को लिखो cos क्यूब x या फिर cos स्क्वायर x का होल क्यूब, एंड इधर लिखेंगे साइन स्क्वायर x का होल क्यूब इज इक्वल टू 2। अभी यहाँ पे मेन कंफ्यूजन होता है कि cos क्यूब x का होल स्क्वायर लिखा जाए या cos स्क्वायर x का होल क्यूब लिखा जाए। तो तुम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों लिख के चेक करना लाइफ किस में आसान है ज़्यादा। तो तुम अगर देखोगे तो cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x में कन्वर्ट करना लाइफ में ज़्यादा आसान है, क्योंकि cos क्यूब x एंड साइन क्यूब x में थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ जाएगा। कैसे आसान है वो भी अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। यहाँ पे देखो, दिस इज 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस बी दिख रहा है तुम्हें, कुछ 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, तो ए प्लस बी दी होल स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस 2ab तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अच्छा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो होता है ए प्लस बी दी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, या फिर बहुत लोग ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। या तो ये लिखो या तो ऊपर वाला लिखो। अच्छा तुम बताओ कौन सा लिखना ज़्यादा ईजी होगा मेरे लिए। तो ऑब्वियसली ऊपर वाला, क्यों? क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू मुझे पता है 1 हो रही है, a प्लस बी की वैल्यू 1 हो रही है। दिस मीन्स दिस इज 1 का होल क्यूब 1 माइनस 3ab में आएगा 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1, तो 1 को छोड़ दिया, इज इक्वल टू 2। ओके, तो हमने रिड्यूस किया इस इक्वेशन को। नाउ वी कैन सी 1 प्लस 1 2 आएगा और इधर एक अलग से 2 है, ये दोनों मिलके उस 2 को खा जाएगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। दिस इज 5/4 cos स्क्वायर 2x माइनस, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जब भी दिखे साइन 2x की याद आनी चाहिए, क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा, इसका मतलब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 2x अपॉन 2। तो इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू साइन 2x अपॉन 2, डेट इज साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4, प्लस यहाँ पे माइनस आएगा 3, इसको भी लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। देखो बहुत ही प्यारा सा इक्वेशन बन गया अब ये। दिस इज 5/4 कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर 3, तो माइनस 5 साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 0।
ओके, तो 5/4 भी कैंसल आउट हो गया और यहाँ पे मुझे दिख रहा होगा कि cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x। सबसे अच्छा रहेगा मैं इसको tan में कन्वर्ट कर दूँ, तो वी कैन से डैट tan स्क्वायर 2x की वैल्यू 1 आएगी और वी कैन से डैट tan 2x की वैल्यू प्लस और -1 आएगी। ओके, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन देखना है। अच्छा, tan 2x 1 कहाँ पे होता है या फिर tan थीटा 1 कहाँ पे होता है, तो हमें ये सर्कुलर वाला रीजन पता होगा। वी कैन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में 1 होगा, इधर भी चलेगा इधर भी चलेगा। एंड -1 कहाँ पे होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अच्छा x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी हुई है, 0 से 2 पाई। अगर x 0 से 2 पाई है तो 2x कितना होगा, तो 2x होगा 0 से 4 पाई। 0 से 4 पाई का मतलब क्या है, इस सर्कल में कितनी बार घूमना है, एक बार घूमेंगे तो 0 से 2 पाई वाला रेंज खत्म हो जाएगा। फिर दूसरी बार जब घूमेंगे तो 4 पाई वाला भी खत्म हो जाएगा। तो अगर हम लोग इक्वेशन निकालने की कोशिश करें सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन यहाँ आएगा, एक सॉल्यूशन यहाँ आएगा, एक सॉल्यूशन यहाँ, एक सॉल्यूशन यहाँ, सिमिलरली और 4 सॉल्यूशंस आएंगे, 2 3 4। तो टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए, 8 सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 8। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, इसको मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा। मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 को ध्यान से देखो। हमारे पास गिवन है एक कर्व C जो कि मिरर इमेज है किसका, इस पैराबोला का। एक नया कर्व है C जो कैसे जनरेट हो रहा है, इस पैराबोला का मिरर इमेज कहाँ पे, विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस। ओके, दिस मीन्स अगर एक इमेजिनरी सिचुएशन बनाया जाए, रफ सिचुएशन, तो वी कैन से एक लाइन होगा कुछ x + y + 4 इज इक्वल टू 0। इस लाइन में ये पैराबोला कहीं तो होगा, y² इज इक्वल टू 4x, y² इज इक्वल टू 4x। ओके, दिस मीन्स इस पैराबोला का जब मिरर इमेज निकालोगे इस लाइन के अलॉन्ग, फिर से एक पैराबोला ही आएगा। सिंपल सी बात, अगर पैराबोला ही आएगा तो उसने पूछा है कि इसी को बोला गया कर्व C। अब आगे देखते हैं। अब इसने बोला इफ A एंड B आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C विद द लाइन y इज इक्वल टू -5। ओके, एक तीसरा लाइन है कोई y इज इक्वल टू -5, वो इस कर्व C को 2 जगह पे इंटरसेक्ट करता है, A एंड B पे। देन दे आर आस्किंग व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अच्छा, A और B के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल सी बात है, सोचो अगर मुझे कर्व C पता होता, मेरा लाइफ बहुत ही आसान हो जाता। कर्व अगर C पता होता तो मैं क्या करता, उस कर्व C को इस लाइन के साथ y इज इक्वल टू -5 के साथ सॉल्व कर लेता। सॉल्व करने से मेरे पास 2 पॉइंट आते, A, B। अच्छा, A का भी कोऑर्डिनेट मुझे पता होता, B का भी कोऑर्डिनेट मुझे पता होता। अगर A और B दोनों का कोऑर्डिनेट पता होता तो मैं डिस्टेंस बहुत ही आसानी से निकाल सकता था। ओके, दिस मीन्स सारा मामला कहाँ पे आके खत्म हो जाता है कि हाउ टू फाइंड कर्व C, हाउ टू फाइंड कर्व C। तो C कर्व निकालने के लिए बेसिकली तुम्हें क्या करना होगा, सोचो एक पैराबोला है, उस पैराबोला का तुम्हें क्या करना होगा, मिरर इमेज निकालना होगा इस लाइन के अलॉन्ग। अच्छा, पूरा का पूरा पैराबोला का तो मिरर इमेज निकाल ही नहीं पाएंगे, तो सिंपल सी बात, ऐसे कॉमन सेंस से सोचेंगे कि इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट अगर होगा, 2 तरीका है मेरे पास। पॉइंट में एज्यूम करूँ तो या तो अल्फा, बीटा या x, y एज्यूम कर सकता हूँ, या फिर मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में भी एज्यूम कर सकता हूँ, AT², 2AT। तो AT² 2AT भी कर सकता हूँ मैं, 2 × A इज 1 तो 2T। या तो तुम ऐसे एज्यूम करोगे या फिर तुम क्या बोलोगे, अल्फा बीटा के फॉर्म में एज्यूम कर लो, बट वी कैन से डेट अल्फा बीटा विल सेटिस्फाई द कंडीशन दैट इज β² इज इक्वल टू 4α। लास्ट में इसका यूज करना पड़ेगा हमें। कैसे करेंगे, तो हमने बोला कि मान लेते हैं अल्फा, बीटा या फिर T² 2T या अल्फा, बीटा, तुम्हें जो मानना है आंसर सेम आएगा। तो मैंने सपोज मान लिया अल्फा, बीटा मेरे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट का कोई भी रैंडम पॉइंट लिया, उस पॉइंट का मिरर इमेज कुछ तो आएगा। एंड सिंस दिस अल्फा, बीटा पॉइंट इज ए वेरिएबल पॉइंट, वो मूव करता रहेगा इस ऊपर वाले पैराबोला पे, एंड उसका अलग अलग इमेज आता रहेगा इस लाइन पे।
एंड वो जो इमेज होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक नया कर्व दैट इज सी। तो बस बेसिकली मिरर इमेज निकालना है किसका, अल्फा कॉमा बीटा का। मिरर इमेज का फॉर्मूला बताया जाता है एक लाइन में, कैसे निकाला जाता है, बस सिंपल सी बात, x माइनस एक्स नॉट। मैंने बोला सपोज मिरर इमेज का जो पॉइंट है वो x कॉमा वाई है, तो x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय ए क्या होता है लाइन का ये x कोऑर्डिनेट दैट इज 1 इज इक्वल टू y माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाय b क्या होता है y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट। तो वहां पे जस्ट इस पॉइंट को वहां पुट करेंगे बीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है मिरर इमेज का फॉर्मूला। नाउ वी कैन सी ये जो है 2 बनेगा और ये 2 इससे कैंसल आउट होगा। दिस मीन्स अल्टीमेटली मेरे पास आएगा माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा माइनस 4 एंड इसकी वैल्यू एक बार x माइनस अल्फा के बराबर, तो x की वैल्यू किसके बराबर, माइनस ऑफ बीटा प्लस 4 के बराबर। ओके, अब देखा जाए तो मुझे बेसिकली बीटा चाहिए, तो यहाँ से वी कैन सी कि x इज इक्वल टू माइनस बीटा माइनस 4 आया, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई देख लेते हैं भाई, बहुत ही आसान है। बीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस एक्स माइनस 4। ओके, तो बेसिकली माइनस ऑफ x प्लस 4, दिस इज बीटा। सिमिलरली अगर मैं देखूं तो y माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 4। ओके, तो माइनस बीटा से माइनस बीटा कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस 4, अल्फा इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 4 और वी कैन से दैट माइनस ऑफ y प्लस 4। बहुत ही सिंपल। अब मुझे पता है कि बीटा स्क्वायर की वैल्यू 4 अल्फा के बराबर है, डेट इज बीटा स्क्वायर की वैल्यू 4 अल्फा के बराबर है। अल्फा कॉमा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा, तो बीटा स्क्वायर दैट इज बीटा स्क्वायर इज x प्लस 4 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स अल्फा डेट इज y प्लस 4 विथ नेगेटिव साइन। ओके, दिस मीन्स वी कैन से डेट एक प्यारा सा इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू माइनस 4y माइनस 16। सबको एक साइड लेके चले जाते हैं, तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ सी, कर्व जो सी आया था उसका इक्वेशन ये है। अब इसे सॉल्व करना है y इज इक्वल टू माइनस 5 के साथ। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू माइनस 5 के साथ। हाँ, तो y इज इक्वल टू माइनस 5 के साथ इसको सॉल्व करते हैं। जो y इज इक्वल टू माइनस 5 यहाँ पे डालोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 प्लस 32 इज इक्वल टू 0 और वी कैन से डेट एक्स स्क्वायर प्लस 8x और इधर से 2 प्लस इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी। अब x की वैल्यू क्या आएगी निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आएगी, जैसे ही x इज इक्वल टू 2 रखा या माइनस 2 रखा, चलो तो माइनस 2 रखा तो 4 माइनस 6, हाँ माइनस 2 रखने पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आई माइनस 2 कामा माइनस 6। अच्छा, y की वैल्यू तो फिक्स है, मतलब एक कोऑर्डिनेट a आया होगा माइनस 2 कामा माइनस 5 एंड b आया होगा माइनस 6 कामा माइनस 5। ओके, तो ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, रूट अंडर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6 4 16 प्लस 0, तो ये तो 4 आ गया। अल्टीमेटली डिस्टेंस कितना आ गया, 4। ठीक है, ये भी इजी लेवल का ही क्वेश्चन था, बस स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना था कि हाउ टू फाइंड द मिरर इमेज ऑफ दिस पैराबोला। तो अब तुम्हें चमक गया होगा, किसी भी तरीके से कोई भी कर्व दे दे, मिरर इमेज निकालना तो बहुत ही आसान होता है, बस मिरर इमेज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है अपने चॉकलेट प्रॉब्लम में, या फिर उधर देखो तो जेईई एडवांस रिवीजन सीरीज वाला एक और है। ओके, सो वी कैन सी द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन नीड्स टू बी टॉस्ड। कम से कम कितनी बार एक कॉइन को टॉस किया जाए सो डैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड इज एटलीस्ट 0.96। ठीक है, कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी का रेंज गिवन है, तो कम से कम 2 हेड।
तो बेसिकली इसको तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से ही करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन्वॉल्व है, कितने बार सक्सेस चाहिए, तो कम से कम 2 बार सक्सेस चाहिए ही। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन नो हेड, या फिर माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन 1 हेड। क्या किया हमने, टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होता है, उसमें से मैंने वो वाले केस माइनस कर दिए जब 0 हेड आया होगा या फिर एक ही हेड आया होगा। ओके, सो दिस इज बेसिकली 1 माइनस नो हेड मतलब नो सक्सेस, NC0 P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 1/2, तो बेसिकली 1/2 टू द पावर n ही आएगा, माइनस NC1 1/2 टू द पावर n ही आएगा, क्योंकि P एंड Q, P टू द पावर n माइनस R, Q टू द पावर R, ये सब मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली तुम्हारा वो n ही बन जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोबेबिलिटी 1/2 ही है। एंड दिस इज एट लीस्ट 0.96। ओके, सो यहाँ से वी विल गेट 1 माइनस NC0 1 होता है तो 1/2 टू द पावर n, माइनस NC1 n होता है तो n/2 टू द पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0.96। तो यहाँ से वी कैन सी 1 माइनस 0.96 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1/2 टू द पावर n। ओके, सो वी कैन से यहाँ से 0.04 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1/2 टू द पावर n। ओके, सिंपल है। तो दिस इज बेसिकली बाय 125। तो 2 टू द पावर n इज पॉजिटिव नंबर, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 25 इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो 2 टू द पावर n कब 25 इंटू n प्लस 1 से बड़ा होगा, हमें ये देखना है। अभी देखो, पहले तो ये एनालाइज करो कि कितनी बार हो सकता है, ये पॉसिबल कितनी बार है। तो 2 टू द पावर n का ग्राफ ऐसा बनेगा, 2 टू द पावर x का ग्राफ एक तरीके से सोच लो, n 25 माइनस 1 पे 0 होगा, एंड ये तो 0,1 है, और जब 0 डालेंगे तो ये 25 आएगा। तो बेसिकली ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होगा, एक लाइन होगा कुछ ऐसे, एंड यहाँ से ग्राफ ऐसे जाने वाला है। ठीक है, दिस मीन्स एक बार यहाँ कट करेगा, एक बार यहाँ कट करेगा, उसके बाद कभी कट नहीं करेगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन ऐसा ही चला जाएगा। ओके, हमें इस वाले में इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो ये वाले में इंटरेस्ट है। तो चेक करना पड़ेगा, ये 0 है तो 0 के आगे ही कोई आंसर आने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 डाल के देखो, तो मैं रैंडम एक 5 नंबर डालता हूँ। ठीक है, रैंडम 5 नंबर डाला तो 2 टू द पावर 5 मुझे निकालने आता है। ठीक है, कितना होता है 32, एंड 5 यहाँ डालूंगा तो 5 प्लस 1 6, 6 इंटू 25 तुम्हें दिख रहा है बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा 32 से। ओके, 6 डालो कितना आएगा 64, 6 प्लस 1 25 इंटू 7 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 7 डालो, 7 डालोगे 128, 8 डालोगे 256, एंड 8 प्लस 1 9 इंटू 25 25 8 जा 200, तो ये 250 आएगा इस टाइम पे। बस, तो पहली बार ये बड़ा हो गया। कब हुआ, जब n इज इक्वल टू 8 हुआ, खत्म, आंसर इज 8। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 को ध्यान से देखो। बोला गया लेट n बी द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड। तो मेरे पास 5 बॉयज है, B1 B2 B3 B4 एंड B5, एंड 5 गर्ल्स भी है, तो G1 G2 G3 G4 G5। ओके, सबको एक लाइन में खड़ा करना है। ठीक है, इन सच ए वे, PNC का क्वेश्चन आ गया ये तो, that all the girls stand consecutively in a queue. Okay, let m be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that exactly 4 girls stand consecutively in the queue. Then what is the value of m upon n? Okay, तो आइडेंटिफाई कर लेंगे m क्या है n क्या है, देख लेते हैं। n बोला गया n कि जब सारे के सारे गर्ल्स एक साथ थे, ऑल द गर्ल्स स्टैंड कंजिक्यूटिवली इन अ क्यू। ओके, मतलब 10 लोगों को तुम्हें खड़ा करना है, ऐसे सोचो, सिंपल। 10 लोग हैं, 10 पर्सन है,
उनको एक लाइन में खड़ा करना है सच दैट ये पांचों हमेशा साथ रहे। क्या करना चाहिए? टाई एंड स्ट्रिंग मेथड, पांचों को एक बॉक्स में पैक कर दिया कि भाई तू जा हमेशा साथ रहे। अब मेरे पास एलिमेंट्स कितने हुए? ये बॉक्स एक एलिमेंट हुआ और ये 5 अलग अलग लड़के हो गए। तो 5 + 1 6 एलिमेंट्स को अरेंज करने का तरीका है 6 फैक्टोरियल। लेकिन ये पांचों खुद में भी तो रीअरेंज होंगे, बॉक्स में कभी ये यहाँ रहेगा कभी ये यहाँ रहेगा, तो दिस इज 5 फैक्टोरियल। तो n निकालना तो बहुत ईजी है, n सॉल्व हो गया। सबसे ज़्यादा लोचा कहाँ आएगा? m में। m को देखो ध्यान से। अब m में बोला गया लेट m बी द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन ए क्यू सच ए वे दैट एग्जैक्टली 4 गर्ल्स स्टैंड कंसेक्यूटिवली। पिछले वाले क्वेश्चन में पांचों के पांचों गर्ल्स को एक साथ रखना था, इस वाले क्वेश्चन में एग्जैक्टली 4 गर्ल्स को ही साथ रखना है। ओके, मतलब 4 गर्ल्स हमेशा साथ रहेगी, पांचवे से अलग, उनके बीच में कम से कम एक बॉयज तो होगा। तो इसको सोचने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, ठीक है। या तो हम लोग अलग अलग देख ले कि 10 सीट है मेरे पास, अगर 4 गर्ल्स यहाँ फर्स्ट 4 पे बैठ गई तो पांचवा का बैठने का सीट पांचवा नहीं होगा, बाकी इधर में से कहीं होगा। फिर उसी तरीके से इस 4 गर्ल्स को यहाँ बैठाया, फिर पांचवे का देखा, फिर आगे बैठाया 4 को, फिर पांचवे का देखा। इस तरीके से करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। दूसरा तरीका मैं दिखाता हूँ। 4 गर्ल्स को साथ रखना है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 गर्ल्स का एक बैग या बॉक्स बना देंगे, पांचवे गर्ल्स का एक बैग बना देंगे। अब मैं क्या बोलूंगा कि दिस इज सपोज अल्फा, 4 गर्ल्स का एक पैकेट है जिसका नाम दे दिया मैंने अल्फा, एंड पांचवे गर्ल्स का अकेला एक पैकेट में है उसको नाम दे दिया बीटा। अब मैं बोलूंगा इन अल्फा बीटा B1 B2 B3 B4 B5 इन सब को इस तरीके से अरेंज करो ताकि अल्फा एंड बीटा कभी भी साथ में ना हो। समझ में आया बात? मैंने बोला मैं 4 गर्ल्स को उठा के लाऊंगा, उनको एक बॉक्स में डाल दूंगा, पांचवा जो एक लड़की बची उसको अलग बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने दोनों बॉक्स का कुछ नाम दे दिया, सपोज दिस बॉक्स इज अल्फा, दिस बॉक्स इज बीटा। अब मैं बोलूंगा एक बॉक्स अल्फा है, एक बॉक्स बीटा है, प्लस 5 लड़के और हैं। इन 5 2 7 लोगों को इस तरीके से अरेंज करो ताकि ये जो अल्फा एंड बीटा है कभी भी साथ में ना आए। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, दिस मीन्स सबसे पहले तो ये पैकेट बनाना। पैकेट बनाने के लिए तुम क्या बोलोगे, तुम्हारे सामने 5 लड़कियां खड़ी होगी तो तुम बोलोगे 5 में से मैं किसी भी 4 को बुलाऊंगा, 5C4, उन चारों को एक बॉक्स में पैक कर दूंगा, एंड एक जो बचे उसको दूसरे बैग में पैक कर दूंगा। पैकेट बनाने का इतना ही तरीका है। नाउ अब मैं बोलूंगा कि मुझे इन दोनों को गैप में रखना है तो मैं पहले इन 5 लड़कों को रख दूंगा, दैट इज 5 फैक्टोरियल वे से मैंने 5 लड़के को रख दिया, B1 B2 B3 B4 B5। अब देखो मेरे पास गैप कितना क्रिएट हुआ, 6 गैप। मैं 6 में से कितने गैप चाहूँगा, 2 गैप को चाहूँगा, 6C2। उसमें क्या करूँगा, अल्फा एंड बीटा को अरेंज कर दूंगा 2 फैक्टोरियल वे से। क्या हो गया बोलेंगे, नहीं अभी थोड़ा सा मिसिंग है। मिसिंग ये है कि जब मैंने 4 का बनाया बंडल, ये चारों भी तो खुद में कभी भी अरेंज हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज से। अब मुझे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m/n, तो m/n निकालना बहुत ही आसान। 5C4 इज 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6C2 इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अलग से है। यहाँ से वी कैन से 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n है, 5 से 5 कटा, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल सब कट गया, बचा सिर्फ 5। तो m/n की वैल्यू कितनी थी, 5। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है ये पीएमसी का और बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन मैंने दिया, ठीक है, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में हमारे पास गिवन है इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला दिस। फिर से एक पैराबोला और बहुत ही सिंपल सा पैराबोला वो लोग दे रहे हैं बार बार। देखो हमारे पास एक पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4x, सिंपल, ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ इस लेटर्स रेक्टम। अच्छा, लेटर्स रेक्टम का एंड पॉइंट सबको पता होता है, ये a,0, ये a,2 है, इसको रटवाया जाता है ना, इसको
रटवा दिया जाता है। 4a लेंथ होता है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम a,2 है। अब उन्होंने बोला कि इस लेटर सेक्टम पे एक नॉर्मल बनाया गया, इस लेटर सेक्टम पे एक नॉर्मल बनाया गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली दोनों परपेंडिकुलर भी होंगे, नहीं ऐसे थोड़ी ना, सॉरी, इस पे एक नॉर्मल बनाया गया, इस पे एक नॉर्मल बनाया गया, ओके। नॉर्मल टू द पैराबोला ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ लेटर सिस्टम आर टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस, ओके। ये एक सर्कल है, इस पे ये नॉर्मल टेंजेंट है, कोई भी एक सर्कल होगा उस पे वो नॉर्मल टेंजेंट्स है। तो बोला कि आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो बेसिकली उन्होंने क्या दिया, उन्होंने इनडायरेक्टली तुम्हें अगर पैराबोला दे दिया तो लेटर सेक्टम का एंड पॉइंट में एक ही लेटर सेक्टम को उठा के लाऊं, तो लेटर सेक्टम का एंड पॉइंट ए इज 1 2 8 1,2 पे स्लोप कितना होगा देख लेते हैं। 2 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 4, तो वाई डैश इज इक्वल टू 2 बाई वाई, ओके। तो दिस इज 2 बाई 2 विच इज़ 1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा -1। अच्छा, नॉर्मल का स्लोप पता है, नॉर्मल किस पॉइंट से पता चल रहा है, तो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल y - 2 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x - 1। सो हियर वी कैन सी y - 2 इज इक्वल टू -x + 1, और वी कैन से डेट x + y - 3 इज इक्वल टू 0। ये होगा नॉर्मल का इक्वेशन। एंड उन्होंने इनडायरेक्टली क्या दे दिया कि हमारे पास एक सर्कल है विच इज x - 3 का होल स्क्वायर, y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इस सर्कल पे ये लाइन एज ए टेंजेंट काम कर रहा है, तो रेडियस बताओ कितना होगा, या रेडियस का स्क्वायर बताओ कितना होगा। सबको क्लिक कर गया होगा क्या करना है, क्या करना पड़ेगा भाई। ये कोई भी सर्कल होगा, इस पे कोई टेंजेंट है, तो एक ही तो कॉन्सेप्ट लगता है कि सेंटर से इस टेंजेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर। सेंटर मुझे पता है बहुत ही प्यारा सा 3, -2, ओके। तो 3, -2 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 3 - 2 - 3 डिवाइडेड बाई √2 का मॉड, ये रेडियस के बराबर होगा। तो वी कैन सी 3 से 3 कट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4/2 इज इक्वल टू r स्क्वायर, एंड वी विल गेट r स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और शायद यही निकालना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन। बोला गया देयर इज ए फंक्शन f r to r be a function defined by f(x) greatest integer x less than equal to 2, 0 when x greater than 2। ठीक है, एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया गया कि जब तक 2 या 2 से नंबर छोटे हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर होगा, 2 से बड़ा कोई नंबर ले लोगे वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। वेयर दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीग्रल की वैल्यू है -1 से 2 x इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 dx। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या क्या चाहिए होगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 चाहिए होगा। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक, वो डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब इसको डाल देते हैं। ये गड़बड़ हो जाएगा, तुम खुद सोचो, तुम्हें रेंज क्या लिखा है -1 से 2, इस रेंज में तुम डायरेक्टली इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर कैसे डाल सकते हो, नहीं डाल सकते ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर तब डालेंगे जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगी। नहीं समझा, कोई बात नहीं। मुझे कोई बोले एफ एक्स पता है तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, तो तुम निकाल सकते हो ना। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, वैन एक्स के जगह मैंने एक्स स्क्वायर रखा तो ये होने वाला है, एंड 0 वैन एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 2। इसको और अच्छे से बोला जाए तो एक्स स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू 2 है तो एक्स की वैल्यू -√2 से √2 है, एंड एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो एक्स की वैल्यू -∞ से -√2 यहाँ पे ओपन होगा यूनियन √2 से इन्फिनिटी, ओके। दिस मीन्स x जब -√2 से √2 के बीच में होगा तभी इसको लिख सकते हैं ये, उसके अलावा हमेशा 0 लिखना पड़ेगा। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स प्लस 1 निकाल के देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 होगा x + 1 का इंटीजर। अच्छा, x + 1 का इंटीजर या फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x + 1,
हमें ये सिखाया जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस इंटीजर इज सेम एज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस इंटीजर। ओके, तो ये तो आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस इंटीजर। जब x प्लस 1 की वैल्यू 2 या 2 से छोटी होगी, मतलब x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होगी, एंड 0 व्हेन x प्लस 1 की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी, डेट इज x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ओके, दिस मीन्स हमने एफ एक्स स्क्वायर एंड एफ एक्स प्लस 1 को डिफाइन कर लिया। नाउ अगर मैं इस इंटीग्रल पार्ट को तोड़ना चाहूँ तो -1 से आगे जाएंगे, -1। अभी नंबर लाइन देखो, एक बार नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, एंड जितने भी मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं सबको प्लॉट करता हूँ। दिस इज -1, -√2 कहीं इधर होगा, ठीक है, एंड 0 कहीं इधर होगा, 1 कहीं इधर होगा, √2 कहीं इधर होगा, एंड 2 कहीं इधर होगा। ओके, मुझे इंटीग्रल इस बीच में कैलकुलेट करना है, -1 से 2 में। अब ऊपर वाले को देखो बेचारे को, x को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर को देखो। अगर मैं -1 से 0 वाला इंटरवल लूँ, एक एक करके मैं देखता हूँ, -1 से 0 वाला इंटरवल लूँ अगर, तो -1 से 0 वाले मतलब -√2 से √2 में, ये तो डायरेक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर है। हाँ, ओके, दिस मीन्स कि -1 से 0 में, उस इंटीग्रल को मैंने ब्रेक किया -1 से 0 में, x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय 2 प्लस एफ एक्स प्लस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 1। देखो -1 से 0 में क्या होने वाला है, 1 से छोटे में हमेशा ये, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1 प्लस 0 से 1 वाला इंटरवल में भी सेम होने वाला है शायद, x एंड -√2 से √2 में, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर ही है, एंड नीचे 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1। क्यों? क्योंकि 1 से छोटे में हमेशा 2। अब मैं 1 से √2 वाला इंटरवल लूँगा, 1 से √2 वाले इंटरवल में भी ऊपर क्या आएगा, x इंटू ये नीचे चेंज हो जाएगा, नीचे 2 प्लस 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 से बड़ा में ये 0 है, प्लस √2 से 2 में देखूंगा तो √2 से ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा, √2 से आगे ऊपर वाला 0, तो ये तो 0 हो गया, ये खत्म हो गया। ओके, तो यहीं तक रुक गया। अब और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। जब फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो -1 से 0 में कोई भी नंबर लोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो वो 0 से 1 में आएगा। अच्छा, 0 से 1 में आएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, ये वाला भी खत्म हो गया। 0 से 1 के बीच में कोई नंबर लोगे, 0 से 1 के बीच में, तो उसका ग्रेट एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। 0 से 1 वाले बीच का नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से 0 हो जाएगा, दिस मीन्स ये वाला भी खत्म हो गया। ओके, तो बचा मेरे पास सिर्फ 1 से √2 एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब आगे ध्यान से सोचना, 1 से √2 के बीच में कोई भी नंबर लोगे, उसका स्क्वायर हमेशा 1 से 2 के बीच में रहेगा, 1 से 2 के बीच में रहेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 1 आ जाएगा। ओके, तो ये इंटीग्रल बस 1 से √2 x/2 dx था। वाह, और इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान होता है, x²/2 2 4, 1 से √2 का होल स्क्वायर 2/4 माइनस 1/4 विच इज 1/4। अच्छा, तो इंटीग्रल की वैल्यू 1/4, तो 4 इंटीग्रल की वैल्यू 1, एंड मुझे पूछा गया 4 इंटीग्रल -1 की वैल्यू 0, खत्म। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 को ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन एओडी से है। इस टाइप के क्वेश्चंस क्लास 10th में 10th वाली चीज़ें याद होनी चाहिए, मेंसुरेशन वाली, ठीक है, या फिर 12th बोर्ड का जब एनसीईआरटी तुम सॉल्व करते हो तो एनसीईआरटी में एक चैप्टर आता है मैक्सिमा मिनिमा करके, उसमें लास्ट में इस टाइप की क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इज टू बी मेड फ्रॉम ए सर्टेन सॉलिड मटेरियल। ओके, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जो कि बनेगा कुछ भी सॉलिड मटेरियल से, कोई दिक्कत नहीं है। विद द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट, क्या क्या कॉन्स्टेंट है? इट हैज ए फिक्स्ड इनर वॉल्यूम v,
मान लेते हैं इसका फिक्स्ड इनर वॉल्यूम है V mm³ जो भी है, हैज 2 mm थिक सॉलिड वॉल। अच्छा, इस पे एक वॉल है एंड वो वॉल का थिकनेस गिवन है। ये थिकनेस कितना है? 2 यूनिट एंड इज ओपन एट द टॉप, ऊपर खुला हुआ है पूरा। नाउ द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज ए सॉलिड सर्कुलर डिस्क ऑफ थिकनेस 2 mm। ओके, तो नीचे इन्होंने क्या किया, एक सर्कुलर डिस्क बनाया और उससे इन्होंने ढक दिया उस चीज को बेसिकली, ठीक है। नाउ और उसका थिकनेस कितना दिया है? 2 एंड इज ऑफ रेडियस इक्वल टू द आउटर रेडियस ऑफ द कंटेनर। ओके, पूरा ढका हुआ है। नाउ इफ द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड टू मेक द कंटेनर इज मिनिमम व्हेन द इनर रेडियस इज 10 mm, जब इनर रेडियस 10 mm हो जाएगा उस टाइम पे वॉल्यूम मिनिमम होता है। देन द वैल्यू ऑफ दिस, सिंपल सी बात। एक चीज तो फिक्स है, मान लेते हैं अगर इनर रेडियस r है एंड हाइट h है सिलेंडर का, तो इनर वॉल्यूम कितना होगा? पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, एंड दिस इज फिक्स्ड। नाउ वी कैन सी हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज किसको करना है? जो भी हमारे पास मटेरियल यूज हो रहा है उसका। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल को देखते हैं हम लोग। VM लिख दिया मैंने, वो होगा होलो सिलेंडर का मटेरियल, मतलब सिलेंडर का आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम हटा दोगे तो ये वाला मटेरियल का वॉल्यूम आ जाएगा। हाँ, तो पहले तो होलो पाई आउटर रेडियस r+2, यहां तक r था उसमें 2 थिकनेस ऐड कर दिया तो r+2 आउटर रेडियस पाई r स्क्वायर, हाइट में कोई कमी है ही नहीं, माइनस पाई r स्क्वायर h। ये हो गया सिलेंडर वाला पार्ट, प्लस ये नीचे डिस्क वाला पार्ट भी है। डिस्क को ध्यान से देखोगे तो डिस्क भी एक एज ए फॉर्म ऑफ सिलेंडर ही तो है, जिसका हाइट कितना है 2 एंड रेडियस कितना है आउटर रेडियस के बराबर, डेट इज r+2। तो इसका वॉल्यूम लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? प्लस पाई r+2 का होल स्क्वायर इंटू h इज 2। वॉल्यूम को मिनिमाइज करना है ऑब्वियसली रेडियस के टर्म में, तो हमें h को एलिमिनेट करना होगा। h को एलिमिनेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, वी कैन सी h इज इक्वल टू v अपॉन पाई r स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से वी कैन सी पाई h कॉमन है तो पाई v अपॉन पाई r स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर जाएगा r+2 दी होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस 2 पाई r+2 दी होल स्क्वायर। ओके, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड। सो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज v पाई अपॉन पाई r स्क्वायर। तो बेसिकली पाई से पाई कट गया, v अपॉन r स्क्वायर आया। ब्रैकेट के अंदर देखोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b, डेट इज 2r+2 इंटू a माइनस b। r+2 में से r माइनस कर दोगे तो सिर्फ 2 बचेगा। ओके, प्लस 2 पाई r+2 दी होल स्क्वायर। ओके, सो यहां से वी कैन सी वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल जो आया वो आया 2 इंटू 2 4v, एंड इधर देख लो r+1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस 2 पाई r+2 दी होल स्क्वायर। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा dv अपॉन dr। 4v तो जैसे का तैसा रहेगा, इसको देखा जाए तो ये 1/r प्लस 1/r स्क्वायर है। ओके, तो 1/r प्लस 1/r स्क्वायर, 1/r नहीं तो डायरेक्टली कर लेते हैं, नीचे भाई r टू दी पावर 4, r स्क्वायर को जैसे का तैसे रहने दिया, r+1 का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस r+1 को जैसे का तैसे रहने दिया, r स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2r प्लस 2 इंटू 2 4 पाई r+2। ये 0 होगा व्हेन r इज इक्वल टू 10, तो r इज इक्वल टू 10 रख दिया। 4v
आर स्क्वायर 100 माइनस 2 टाइम्स 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4 100 इंटू 100 प्लस 4 पाई इंटू 10 प्लस 2 12 इज इक्वल टू 0। आर को मैंने 10 रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ से वी कैन सी 4v दिस इज 20 या फिर 22 220। तो यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको एक साइड लेके चले जाते हैं। 4b अपॉन 10,000 इंटू 120 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 12। 4 से 4 भी कट गया, ठीक है। 12 से यहाँ 10 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया। ओके, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 1000 पाई। हाँ ठीक है, v की वैल्यू आ गई 1000 पाई। तो मुझे निकालना क्या है 1000 पाई डिवाइडेड बाई 250 पाई। पाई से पाई कटा, 0 से 0 कटा 4, सो दिस इज 4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा भी मिस्टेक करते तो हम लोग गलती कर सकते थे। चलो इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलस का है। देखो ध्यान से, बोला गया लेट एफ एक्स इज, बहुत ही सिंपल, एफ एक्स इज एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 2 इंटू कॉस स्क्वायर टी डी टी। ध्यान से देखते रहना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, कोई टेंशन ही नहीं है। f 0 से 1/2 में डिफाइंड है, 0 से इन्फिनिटी में। b ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एक नया स्मॉल एफ एक्स है। a बिलोंग्स टू या फिर अल्फा बिलोंग्स टू 0 से 1/2। f डैश अल्फा प्लस 2 इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कुछ तो फंक्शन है एफ एक्स एंड x इज इक्वल टू a। ओके, ये एरिया तो बहुत इजी है, एंड दिस एरिया इज सेम एज एफ डैश अल्फा प्लस 2 इज इंटीग्रेशन 0 से अल्फा एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो बेसिकली यहां से मैं बोल सकता हूं डबल डिफ्रेंशिएट करो तो एफ डबल डैश अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एफ अल्फा। ओके, एंड एफ 0 पूछा गया है, तो एफ 0 की वैल्यू बेसिकली एफ डबल डैश 0 के बराबर होगी। दिस मीन्स एफ डैश अल्फा तो पहले निकालो, डेट इज एफ डैश एक्स तो पहले निकालो। न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला, हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन 2x इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 6। ओके, माइनस नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, एफ डबल डैश एक्स निकालो, वो आएगा, पहले एफ डैश एक्स को ही थोड़ा सा एफ डबल डैश एक्स निकाल ही लेते हैं। 2 इंटू 2 4 तो रहेगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 एंड चलो प्लस 4x कॉस स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन इज 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 इंटू कॉस का डिफ्रेंसिएशन 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे फिर से कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो एफ डबल डैश एक्स जब कैलकुलेट करूँगा तो ये 2 इंटू 2 4 तो रहेगा बाहर, इसको बाहर ही रहने दिया। एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, तो अंदर बचा कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 प्लस एक्स को जैसे का तैसा रहने दिया। कॉस स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 6, चेन रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू कॉस का डिफ्रेंसिएशन कितना साइन, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 का डिफ्रेंसिएशन इज 2x। ओके, माइनस ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन
एंड, बस खत्म। तो एफ ऑफ जीरो निकालना है, एफ डबल डैश जीरो निकालना है बेसिकली, तो 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर पाई बाय 6 रहेगा, बाकी सब जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये अल्टीमेटली आ गया 4 इंटू कॉस पाई बाय 6 होता है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर होता है 3/4, 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, ये आ गया 3। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 3। तो यहां पे हमारा पेपर 1 का सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। तो हमने देखा शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, लास्ट के क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। मतलब अगर तुम्हें कंसेप्चुअल नॉलेज है तो तुम बहुत ही आसानी से ये इंटीजर टाइप का 8 के 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे और जेई में बहुत ही अच्छा रैंक ला सकते थे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रैंक लाना है तो कॉन्सेप्चुअली स्टडी करो, सारे चैप्टर को रिवाइज करो, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो, साथ में ये भी देखो किस किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, जैसे कि न्यूटन लेबनिट्ज फार्मूला, इससे क्वेश्चन 100% आएगा ही। तुम्हें एनालाइज करने आना चाहिए कि किस तरीके से किस कॉन्सेप्ट को लगाया जाएगा, कब क्या पूछा जाए, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। इसके लिए तुम्हें सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर सारे फॉर्मूले याद हैं तुम कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से लगा पाओगे। तो बस पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।